अपने लाइफ में 30 के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद ये लगा कि ये नंबर पहले अचीव किया जा सकता था अगर थोड़ी सी नॉलेज होती तो। आज मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि एसआईपी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू अगर आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो इसे कहते हैं सही तरीके से अपने गोल सेट कर लिए तो आपको लखपति करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और उसके लिए सारे बेंचमार्क मैंने रख दिए हैं कि अगर आप सैलरी होल्डर पर्सन हो, आप कितना कमाते होगे सैलरी में, चाहे आप किसी भी जगह पर रह लो, एवरेज अगर मैं बात करूं तो 22 से 25,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है कि भाई 22,000 से लेके 25,000 तक आपकी सैलरी है। और ये मॉडरेट है, चाहे गांव में रहो थोड़ा अच्छा होता है, सिटी में थोड़ा सा एक मॉडरेशन में चला जाता है। फ्रीलांसर हो, मैं मानता हूं 25,000 फिर भी कोई बार्गेनिंग नहीं भैया, 25-30। स्मॉल बिजनेस हो 25 से 30,000 रुपए, बात खत्म। अब आप समझो ये तीनों ही बंदा ये लेवल अचीव कर सकता है करोड़पति का, ये मैं गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस जोन में भी रहा हूं, मैं फ्रीलांसर के जोन में भी रहा हूं और मैं बिजनेस ओनर के जोन में भी रहा हूं। फिर क्रिएटर हूं, क्रिएटर एक बिजनेस ही है, प्रोफेशन। आपको बताओ कैसे अचीव होगा। सबसे पहले समझते हैं होता क्या। एक्चुअली हर इंसान के जीवन में गोल है कि भाई वो गोल लेके चलता है, अपना गोल अचीव करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। किस तरीके से करे तो सीधी सी बात है, जितना वो कमाता है। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा भ्रम है भाई साहब, मैं वो तोड़ना चाहता हूं। क्या भ्रम है? मैनिफेस्टेशन। बुरा मत मानना, लेकिन जीवन में खूब ख्याली पुलाव बनाओ, है ना, मुंगेरी लाल के खूब ख्याली कि भैया अच्छी अच्छी बातें सोचो, आप करोड़पति हो, आपके पास 3 गाड़ियां हैं, आप उसमें तेल डलवाने जा रहे हो, पैसा आ रहा है बैंक में डिपॉजिट। आजकल के जो मैनिफेस्टेशन वाले गुरु आ गए हैं इस तरीके का ज्ञान देते हैं। भाई साहब सोचने से अगर कोई अमीर होता तो मैं आपको बता दूं दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कहां होते? भारत में होते। क्यों? 150 करोड़ की आबादी है इस भारत की, आप समझ रहे हो? 150 करोड़ की पॉपुलेशन में और सबसे ज्यादा भारत में सोचने वाले लोग हैं। काम कम रिश्ते ठेला दिन भर लगा पड़ा है, सोच रहा है कि मैं ये बन चुका। अरे मुझसे मिल लो, मैं सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट करता हूं जीवन में। इसका ये मतलब थोड़ी कि सारी चीजें अचीव सही हो जाएंगी, अरे हुई है क्योंकि सोचता ही इतना हूं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये चीजें ऐसे नहीं होती यार। इसके लिए आपको एक गोल बनाना पड़ता है, आपको एक गोल सेट करना पड़ता है। क्या गोल सेट है? सर मेरा एक गोल सेट है। किस तरीके से? मैंने ऊपर म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है वीडियो ही एसआईपी की है तो समझ तो आ ही चुका होगा मैं किस चीज के बारे में एंड में समझाने वाला हूं। बट पहले गोल को लेकर समझते हैं ना कि एक गोल क्या होना चाहिए एक इंसान के जीवन में, गोल क्या बनेगा। सर एक गोल होता है सिक्योरिटी का, कि भाई साहब जीवन सुरक्षित चलती रहे। ये सिक्योरिटी का एक गोल है कि मैं कुछ पैसे एलआईसी में, कुछ पैसे टर्म इंश्योरेंस, कुछ पैसे हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीजों में लगा दूं जिससे मेरी एक लाइफस्टाइल थोड़ी सी सिक्योर रहे। राइट जी। उसके बाद हर इंसान का जीवन का एक सपना होता है कि भैया कुछ पैसे कमा रहा हूं तो बचा के घर खरीदूं। मैंने अपने जीवन में अपने रिलेटिव्स में कई लोगों को देखा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं मेरे रिलेटिव्स कोई बिजनेसमैन सारे नहीं है, 90% इनफैक्ट 95% मेरे रिलेटिव्स क्या है? जॉब। और उनमें से बहुत लोगों ने अपना घर खरीदा है। कैसे? एक सही सिस्टमैटिक प्लान बना के। तो आपका सेकंड सपना होता है खुद का अपना आशियाना घर बनाने का। जब वो मिल गया तो एक कार खरीदने का रहता है। फिर सोचते हैं कि चल यार कुछ बिजनेस डेवलप कर लो तो ठीक है, नहीं तो बच्चों की एजुकेशन। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि महात्मा जी टेक्निकल पे जितने व्यूअरशिप हैं उनकी एक एवरेज एज मैं 25 साल मानता हूं। ठीक है, 25 ईयर्स के यहाँ पे हमारे लोग हैं और जो जॉब कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है, अब गोल्स प्लान सेट हो रहे हैं उनके। तो 20 साल बाद मान लीजिए शादी वगैरह हो गई तो कम से कम एक एजुकेशन की भी जरूरत पड़ जाएगी। और आप हमेशा ये सोचते हैं कि कब तक जीवन में काम करता रहूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं सोता रहूं और पैसा आता रहे, इस तरीके की कुछ काम करूं, तो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। वो पैसिव इनकम के थ्रू आता है। और पैसिव इनकम है क्या? रेंटिंग हो गई, डिविडेंड हो गया, आपके इंटरेस्ट हो गए, ये सारे पैसिव इनकम के पार्ट हैं। अब ये चीज अचीव कैसे होगी? तो अचीव करने के लिए आपको सीधी सी बात है इन पैसों को उन स्कीम्स में रखना होगा जहां पे इंटरेस्ट रेट मिले और वो भी इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिले। तो चलते हैं एक बार सारी स्कीम को चेक करते हैं कि किसमें हमारा क्या रेट मिल रहा है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस कौन कौन से हैं और उस पर रिटर्न क्या क्या है वो मैंने रेट लिख दिए हैं। सबसे पहला है सेविंग, जो हम कहीं भी होते हैं पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में आता है। 2 बैंक्स हैं आपके पास, एक है पीएसयू बैंक और एक है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में अगर आप देखेंगे चाहे वो बंधन हो, आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, ऐसे बैंक जो है आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे देते हैं। तो सेविंग्स में आपको ज्यादा से ज्यादा वो 5% 6% तक का भी रेट दे देंगे। तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि सेविंग और एफडी अगर घुमा फिरा के बात करूं तो आजकल 3 से लेकर 7% तक का इसका रेशियो चल रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे
आरडी, आरडी भी आपको 6.8% तक का ही रिटर्न देता है। आरडी होता है क्या, मैं समझाता हूं। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने कुछ पैसे को हर महीने 500-500 रुपए या 1000-1000 रुपए अपने बैंक्स में जमा करते हो, उससे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। एक टाइम इंटरवल के बाद आप डिपॉजिट करते हो। या फिर कोई एनएससी सर्टिफिकेट ले लिया, कोई आपने केवीपी ले लिया। अब ये एनएससी सर्टिफिकेट क्या आपने देखा होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं ये सारे, और केवीपी मतलब कोई आपने किसान विकास पत्र ले लिया, कोई स्कीम्स होती है लाइक गवर्नमेंट्स की, वो ले ली। उसमें भी आपको 7 से 8% तक का ही क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपने पीपीएफ में पैसा डाल रखा है, 7% मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जैसे हमारे घर वालों ने भी पोस्ट ऑफिस में डाला हुआ है कि भाई 5000 रुपये महीना डाल दो। तो ये सारी जो स्कीम्स है बेसिकली, इनमें आपको जो ये रेट मिल रहा है, ये रेट आप इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पा रहे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन 5% के करीब रहता है। अगर आप इसमें देखिए तो आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि आपके पैसे बैंक में या एफडी में रखने के बाद भी बढ़ने की जगह वो इक्विवेलेंट है या फिर घट रहे हैं। क्योंकि अगर ऑल ओवर इन्फ्लेशन देखें तो 5% है, लेकिन एज अ कंज्यूमर लेवल पे जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं उसमें इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 12 से 13% रहता है। तो ये एक स्कीम है। तो सर इससे बेटर ऑप्शन क्या मिलेगा? तो इससे जो बेटर ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड में ना बहुत सारे फंड्स हैं। सबसे पहले तो वी आर नॉट रिकमेंडेड की, क्योंकि 5000 फंड्स आते हैं, आप कौन सा जाके लोगे। तो सबसे पहली चीज है कि म्यूचुअल फंड का एक रेशियो समझते हैं कि क्या ये रिस्क एंड रिवॉर्ड देता है। म्यूचुअल फंड चुनते वक्त हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ना अपने फोन में आपको एक चीज दिखाता हूं, बेटर पार्ट, कि बहुत आसान है म्यूचुअल फंड चुनना, मतलब इतना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अब ये आसान है तो कैसे, मैं जैसे मेरा एंजल वन है, मैं खोल लेता हूं इस एंजल वन को। आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहली चीज, मैं इसको रिकॉर्डिंग करके साइड में चलाता हूं। तो यहां पे आप देख पाएंगे कि मैंने, ये रहा मेरा एंजल वन साइड में ओपन हो चुका है। और जैसे ही आप एंजल वन ओपन कर लेंगे तो आपको ऊपर दिखेगा स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देंगे तो म्यूचुअल फंड पे बहुत सारे फंड आ जाएंगे। जैसे मेरे सामने से दे रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। 3 साल में रिटर्न कितना है, 43% पर एनम। हर साल 43% का रिटर्न है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ भी आपके लिए एक लिस्ट बनाया हुआ है। आप देखो अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा इसका आइडिया तो मैं समझा दो, और डिटेल में अगली, अगर इस वीडियो में आपने अच्छा लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स भर के करोगे ना तो मैं आगे अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। लार्ज कैप फंड्स वो फंड होते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, जैसे रिलायंस हो गया, है ना, एसबीआई हो गया। ये बड़े शेयर्स हैं, हाथी बन के बैठे हुए, लार्ज कैप है, इसमें टेंशन ज्यादा होती नहीं है। लेकिन जितना कम टेंशन, कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, ज्यादा रिस्क जहां होगा, जैसे स्मॉल कैप है, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा प्रॉफिट भी है, ध्यान रखिए। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में अब डेट इंक्लूड होता है, इसमें बहुत सारे मिक्स शेयर इंक्लूड होते हैं अलग अलग। इलिप्स हो गया, वैल्यूड वाले फंड, वो फंड जो फंड मैनेजर को लगता है इसमें वैल्यू ग्रोथ हो सकती है, अलग अलग इसके पैरामीटर्स होते हैं जो लाइक मेजर करते हैं। तो आप किसी पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं लार्ज कैप फंड क्लिक कर दिया तो जो जो लार्ज कैप फंड्स होंगे वो दिखा रहा है, जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है ना, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका एक प्लान है। उसमें AUM क्या होता है, ये है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब ये जो फंड है वो कितना पैसा मैनेज करता है। तो आप सामने देख रहे हो 26-27 हजार करोड़, ये जो अकेला म्यूचुअल फंड ये वाला जो है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप, ये मैनेज कर रहा है। 3 साल में इसने 26% का रिटर्न दिया है, और रेटिंग एंजल वन के हिसाब से 5% है। ऐसे तकरीबन 3000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको अपने तरीके से चुनना पड़ेगा। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं जिससे आप देख पाएंगे कि ऑन एन एवरेज 17 से 18% से इन लॉन्ग रन ज्यादा म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है। ये मैं आपको प्रूफ पहले सामने आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हो, म्यूचुअल फंड में मैंने बहुत सारे यहाँ पे शेयर्स आ गए। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल SBI PSU फंड, जो SBI का PSU फंड है उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आपने क्लिक किया तो ये बता रहा है कि इसने रिटर्न कितना दिया है, 42.47% इसने एनुअल रिटर्न दिया है लास्ट 3 सालों का एवरेज, CAGR, मतलब हर साल 42% का रिटर्न है। लेकिन आपका जो नजरिया होता है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ अपने गोल्स हैं, राइट, आपके अपने क्या है, एक गोल्स है कि मुझे घर लेना है, कार लेना है। तो घर कब खरीदना है, तो मेरा घर लेना है सर मुझे आने वाले 10 साल बाद, है ना। मुझे गाड़ी कब लेनी है, आने वाले 12 साल बाद। एक अपना एक टारगेट होता है, एक अपना एक सिस्टमैटिक डेट है कि मुझे इतने टाइम के बाद अपना घर लेना है क्योंकि मेरी सैलरी इतनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप सोचो कि यहां पे अगर आप नीचे आओगे तो मैं नीचे ऑल टाइम कर देता हूं कि जब से ये चल रहा है, कब से चल रहा है, ऑलमोस्ट 2013 से ये जो फंड्स है वो चल रहे हैं।
अब तक इसने 14% का रिटर्न दिया है, ऑल टाइम द हाई। अगर लास्ट में 5 ईयर्स भी देखूं तो 27-28% का रिटर्न अकेला इस फंड ने दिया है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, थोड़ा सा अगर आप डिटेल आओगे तो फंड्स के बारे में आप डिटेल स्पेसिफिकेशन देख पाओगे। जैसे कि आप थोड़ा नीचे करोगे तो अदर इंफॉर्मेशन में आपने देखा कि फंड की एज क्या है, तो 11 साल से फंड चल रहा है। असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, तो 3000 करोड़ का इसमें फंड लगा हुआ है। लॉक इन पीरियड नील, मतलब आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। एग्जिट लोड क्या है, 0.5%, मतलब जब आप एग्जिट होगे ना तो आपको 0.5% क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो 0.82 है, जो आपके उसमें से कैलकुलेट होकर कटता रहता है। फिर टैक्सेस के बारे में है कि विड्रॉ करोगे 1 साल से पहले निकाल लोगे तो आपके गेन पे 15% लगेगा, एंड सो ऑन ये सारी चीजें। फंड मैनेजर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये फंड चला कौन रहा है। चलाने के साथ साथ इस फंड मैनेजर के और कौन कौन से फंड है, क्या वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहां साथ लिखा हुआ है कि रिचर्ड, एक जो फंड मैनेजर है, वो 9 साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, 2014 से। अच्छी बात है। रिस्क रेटिंग क्या है, तो इसने बता दिया थोड़ा वेरी हाई के, उस पर ज्यादा फोकस करना नहीं है क्योंकि आपको बाकी एक्सपेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। फंड होल्डिंग जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूं, तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, ये सारा पैसा स्टॉक्स में ही लगाते हैं अल्टीमेटली, समझ रहे हो, स्टॉक्स बॉन्ड अलग अलग तरीकों में। तो इस जिस फंड में हम जा रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, वो बता रहा है आपको, सेक्टर भी बताएगा और ये आपको स्टॉक्स भी बताएगा। ये बता रहा है भैया मैंने आपके कुछ 4-5 सेक्टर में पैसा लगाया। पहला बैंकिंग में लगाया है, जिसमें आपने 100 रुपए दिए होते तो 16 रुपए में बैंकिंग में लगाता। पावर सेक्टर में लगाया हुआ है इसने। डेट में पैसा लगाया हुआ है 10% के करीब। फाइनेंस में, बाकी फाइनेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, लोन्स डिपार्टमेंट ये सारा, तो 9% वहां लगाया हुआ है क्योंकि हमने लोन रिलेटेड ही, क्योंकि एसबीआई हमने पीएसयू वाला ही ढूंढा है, तो ज्यादातर इसका पैसा कहां लगा होगा, बैंक्स वाले सेगमेंट में। ऑयल में इसने लगाया हुआ है 5%, कंस्ट्रक्शन में 4%, कंज्यूमेबल जो फ्यूल है, कंज्यूमेबल फ्यूल, उसमें 4%। अब बोलोगे सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो सेक्टर आप बता रहे हो, थोड़ा स्टॉक्स बताओ। तो बाजू में आप देखिए टॉप होल्डिंग लिखी हुई है कि भैया 11% जो है वो टीआरएपीएस में लगाया हुआ है इसने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10.5% लगा हुआ है। पावर ग्रिड में इसने 6% के करीब लगा हुआ है। एनटीपीसी में 5%, मतलब एनटीपीसी का स्टॉक्स आपने 100 रुपए दिए तो आपको उसमें से 5 रुपए एनटीपीसी में डाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब कि आप जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाओगे, आप सारा सेक्टर वाइज भी चेक कर सकते हो। साथ में सिमिलर फंड का भी ऑप्शन दे रहा है कि इस ऐसे ही फंड्स और कौन कौन से हैं। यहां पे अलग अलग 3-4 फंड रेकमेंड कर दिए। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसके माध्यम से, जो आप ये देख पा रहे थे कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से आपके पैसे में रिटर्न ऑन एवरेज अगर आप सब में देखें तो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न आ रहा है, ये था रिटर्न किसका, बाकी का। अब मैं यहां पे म्यूचुअल फंड का अगर रिटर्न दे दूं तो ऑन सब में एवरेज भी, अगर मैं एवरेज भी सबका देख पा रहा हूं तो मिनिमम 17 से लेके 18% आया है। अगर आप वहीं पे मेरा खुद का देखेंगे, मेरा म्यूचुअल फंड का, वैसे मैं सारा पैसा इक्विटी के थ्रू लगाता हूं, आपको पता है, मैंने कई बार अपनी होल्डिंग दिखाई हुई है, लेकिन अब मैं अभी थोड़ा सब्र होकर दिखाऊंगा। आपको लगना चाहिए क्योंकि कई लोग कमेंट्स करते हैं कि तू भी सिखाने लग गया, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वो चीज ओन करी है। इक्विटी में मैं प्रॉफिट होल्डर हूं। जितने बड़े ट्रेडर आते हैं ना भाई साहब, वो भी कहते हैं नियम रेजी आपने तो काम तो किया है इंडस्ट्री में। मैं दिखा देता हूं कि मैंने खुद म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था और आपके सामने मैं ये म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया। ये रहा मेरा पोर्टफोलियो ऑल। आप देखेंगे मैंने 3 म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे लगाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड नहीं, पहले मैं स्टॉक जाता था। मैं एक बहुत हैवी म्यूचुअल फंड करने वाला हूं। रिसेंटली मैंने घर लिया है तो मैं अभी एसआईपी मैंने थोड़ी रोक दी थी। आप देखोगे मेरे 3 म्यूचुअल फंड में पैसे लगे। एक है एसबीआई ब्लू चिप, क्योंकि बड़ी जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें 7000 इन्वेस्ट किए। मेरा 63% का रिटर्न है। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, तो आप समझ रहे हो कि तकरीबन 20 से 22% की ग्रोथ है। अब वही मैंने आईसीआईसी में लगाया 5000 रुपए, 72% का रिटर्न है, ये भी 3 साल का ही ग्रोथ है। वहीं पे मैंने डीएसपी में भी कुछ दिनों पहले लिया है, 20% की ग्रोथ है, साल भर भी नहीं हुआ। ये डीएसपी यूएस फ्लेक्सी इक्विटी है। अगर आपको यूएस के फंड में लगाना है, जैसे यूएस के कौन कौन से फंड्स होते हैं, मान लो आपको एप्पल में लगाना है, आपको गूगल में लगाना है, इन सब के अगर आपको स्टॉक्स लेने हैं तो आप सारा यहाँ पे देख पाओगे कि भैया आप बाया इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप यूएस के स्टॉक में पैसा लगा पाओगे। तो आप देख पा रहे हो कि ऑन एवरेज 17 से 18% इन लॉन्ग रन में मैं 10 साल 15 साल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि 3 साल की। 17% एक एवरेज मान लेते हैं, इतना आपको रिटर्न मिलेगा। अब सर इससे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं आपको अब वो जादू की चीज दिखाऊंगा जो वो होने वाली चीज है। सर हमने क्या देखना था, हमने देखना था कि हर महीने हमारी इन्वेस्टमेंट, अब एक इंसान 25,000 रुपए कमाता है, मुझे इतना जवाब दे दीजिए, 25,000 रुपए कमाता है, बचाने को वो 0 रुपए ना बचाए,
इनफैक्ट वो डेट में चला जाए। लेकिन एक समझदार इंसान आज के टाइम पे अगर 25,000 रुपए कमा रहा है, क्योंकि मैं काफी मिडिल क्लास फैमिली में रहता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी इनकम का 4 से 5,000 रुपए वो सेविंग्स में डाल सकता है, चाहे वो LIC बाकी सब चीजों में लेके। और अगर वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहे तो वो 3,000 रुपए आराम से सेविंग्स कर सकता है। बहुत आसानी से सिस्टमैटिक प्लान बना के चले, अपने आगे का जो रिस्क है उसको कंट्रोल करके चले। तो मैं भी यहाँ पे 3,000 रुपए ले लेता हूँ जी, आपके कहने से कि 3,000 रुपए हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो 3,000 में कितना बनेगा, चलिए ये रहा 3,000 रुपए। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट क्या हम कर रहे हैं, तो हमने करा सर ज्यादा नहीं, हम ले रहे हैं 18% यहाँ पे, कि भाई 18% हमें लॉन्ग रन में चाहिए। ईयर कितना चाहिए, तो आपको अलग अलग एक मोटो है कि सर मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। आप देखो, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है कि यार एक टाइम पे करोड़ों बैंक में अकाउंट में हो और मैं फाइनेंशियली फ्री हो रहा हूं, और मान लो आपकी एज उस टाइम कितनी है, 25 साल है, आपको लग रहा है यार फाइनेंशियली फ्री ना मैं कितने साल में होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं ऑलमोस्ट 45 की एज में। तो ऑलमोस्ट आज से आप 20 साल बाद आप क्या हो जाओगे, फाइनेंशियली फ्री, तब जब आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे, है ना, और उससे आपका पैसिव इनकम जनरेट होगा। तो आज से 20 साल मान के चलते हैं कि 20 साल बाद क्या होगा। तो आपके सामने मैं इधर ये 20 ईयर्स की SIP कर रहा हूं, लीजिए भाई साहब। अब ये 20 साल की SIP में आप देखोगे कि अगर आप 3,000 रुपए जमा करते हो तो टोटल आपने इन्वेस्ट कितने किए, 7,20,000 रुपए। ये आपके सामने, अगर आप गुणा भी करोगे तो समझ जाओगे। पहले तो 20 को गुना करोगे 12 से, क्योंकि एक महीना 12 का होता है, यानी कि हो गया 240 महीने। और हर महीने आप कितने रुपए जमा कर रहे हो, 3,000 रुपए जमा कर रहे हो। तो ये सीधा हो गया 24 या 72, 7,20,000 रुपए आपने जमा किए टोटल। लेकिन उसका आपको इंटरेस्ट कितना मिला, उसका आपको इंटरेस्ट मिला 63 लाख रुपीस, ये है। और आपके पास टोटल 70,30,000 आए। अब ज्यादा नहीं, बस एक मैजिक चीज दिखाता हूं आपको। वो मैजिक चीज क्या है, वो सिंपल है कि 20 ईयर्स को जस्ट आपने 2 साल और बढ़ा दिया, सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल। ये देखिए 2 साल बढ़ाया आपने, सिर्फ अपने 20 ईयर्स में आपने क्या किया, 2 साल और बढ़ा दी, SIP 2 साल की और बढ़ा दी, सीधा आपका वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए हो गया, सिर्फ 2 साल। और वहीं पे अगर आप 1 ईयर और ऐड ऑन कर दो, 1 साल की SIP और 23 कर दो, तो आपके सामने 1 करोड़ 21 लाख रुपए हो जाते हैं। तो जितना टेन्योर आपके पास ज्यादा है, लोग कहते हैं कि यार पहले कोई बात नहीं, SIP लेट स्टार्ट करेंगे बेटर होगा, नहीं, जितनी जल्दी आप SIP शुरू करोगे बेटर है। अब इस जल्दी के टाइम पे ना मैं अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर रहा हूं, 10 साल मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, 10 साल मैंने अकाउंट्स पढ़ाया है दिल्ली में। तो मैं बता देता हूं अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट क्या बोल रहा हूं, कि सवाल आ जाएंगे कि ये पैसा 3-3 हजार रुपए आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो। अरे मेरे भाई, यही 3,000 रुपए क्यों करने हैं, और 3,000 रुपए वो इन्वेस्ट करो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर, बाकी पैसा खर्च करो। तुम SIP का ही पैसा क्यों खर्च करना चाहते हो? ये पैसा एक सेपरेट इनकम है जिसको इन्वेस्टमेंट में डालते रहो, और बाकी अपनी ग्रोथ के ऊपर करते रहो। 25,000 जो कमा रहे हो उसमें से 2,000 रुपए अलग से निकाल के आप अपने ऊपर खर्च करो, और ये पैसा SIP में डालो, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। SIP स्टेप अप कर देना आप, 3,000 की जगह 4,000। जो नंबर्स आप 23 साल में अचीव कर रहे हो, वो नंबर्स आप जल्दी अचीव कर लोगे। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं स्टेप अप का जादू, जो मैंने कहा ना अदर थिंग कांस्टेंट, कि हर बार आप जीवन में 3,000 रुपए थोड़ी कमाओगे जब आप बड़े बनोगे। जैसे मेरे आज से 10 साल पहले मेरे फादर ने LIC कराई थी, जिसमें मेरा मंथली प्रीमियम 500 रुपए था, लेकिन आज शायद वो 50,000 रुपए महीना हो सकता है, कि मैं 50,000 रुपए की SIP कर रहा हूँ। तो चीजें बदलेंगी ना टाइम टू टाइम। वैसे ही स्टेप अप है। स्टेप अप का मतलब होता है आप 1 साल के बाद आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हो, राइट, वो स्टेप अप होता है, ध्यान रखना, स्टेप अप SIP। अब आप ये देखो सेम फॉर्मेट, मैंने क्या कहा, हमने क्या देखा चीजें, कि सर हम आ रहे हैं वही 3,000 रुपए, 18% का रिटर्न 23 सालों में, हमने देखा 1 करोड़ 21 लाख रुपए बन रहा है प्लस अप्रॉक्स। और वहीं पे सेम चीज 3,000 रुपए एनुअल स्टेप अप 10%, मतलब हर साल हम अपनी एनुअल जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10% बढ़ा देते हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो इसका 10% कितना होता है, 300 रुपए। अगर आप आसान तरीके से समझे आसानी से, तो मैं आपको एक समझाना चाहता हूं कि स्टेप अप SIP सिंपल ये है कि ये ईयर है, मान लीजिए दिस इज अ फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। अगर हम 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे तो ये पहले ईयर 3,000 रुपए जाएगा, दूसरे ईयर जस्ट 10% बढ़ गया था तो ये हो जाएगा 3,300 रुपए, और थर्ड ईयर
3,300 का 10%, तो ये हो जाएगा अपने पास 3,660 रुपए। तो ये स्टेप अप एसआईपी है, मतलब हर साल जो हमारी जो एसआईपी है वो यहां से एवरी मंथ 3,660 की जाया करेगी और ईयर ऑन ईयर चेंज हो जाएगा। मतलब पहले ईयर 12 इंस्टॉलमेंट हमें सिर्फ 3,000 की देनी पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर 12 इंस्टॉलमेंट 3,300 की देनी पड़ेगी और थर्ड ईयर हर इंस्टॉलमेंट 3,660 और सेम ये स्टेप अप बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप स्टेप अप ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते तो आप कम भी कर सकते हो कि सर मुझे जो एनुअल स्टेप अप है वो मेरा सिर्फ ज्यादा नहीं 5% होना चाहिए। 5% के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तब भी आपके पास ऑलमोस्ट 1,57,70,000 रुपए होते हैं और इसके थ्रू आपके पास कितना 1,21,00,000 रुपए। दोनों ही तरीकों से आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ चुके होते हैं और उस 1 करोड़ का डेफिनेटली आप कोई बड़ा गोल प्लान कर सकते हैं। आप उसे, क्योंकि आपकी एज मान लीजिए 45-50 हो जाती है और एक कहावत भी है दोस्त, हम सब किराए की उम्र जी रहे हैं, किसी को 80 जीना है, 30-40 साल का तो रनवे है ना, बस यही तो जीना है। तो उस 1 करोड़ रुपए से आप अलग गोल प्लान कर सकते हैं। उस टाइम शायद आप एफडी में रख दें सिक्योर अमाउंट के लिए, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ रुपए और उसके इंटरेस्ट से आप अपनी रियल लाइफ जो अपना उस टाइम की जो जीवन यापन है, चाहे आप फाइनेंशियल फ्रीडम सोच रहे हो या जो भी लाइफ आप जीना चाहते हो, उस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो मेरा सिंपल है कि ये गोल्स अचीव होते हैं, इसके लिए ख्याली प्लान नहीं बनाना, आपको सिस्टमैटिक प्लान बना के चलना है कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है। अगर मुझे कार लेना है तो उसके लिए मुझे इतने की एसआईपी करनी पड़ेगी, 5 साल बाद मैं गाड़ी ले लूंगा। तो इस तरीके का अगर आप प्लान्स करोगे तो डेफिनेटली यू डिड अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एसआईपी समझ आ गई हो किस तरीके से करना है। एट द एंड मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप नए हो, म्यूचुअल फंड्स में नहीं आए हो, तो हमेशा लार्ज कैप ब्लू चिप फंड्स में जाना जिनमें वॉलेटिलिटी कम आती है। भले आपको प्रॉफिट्स फर्स्ट ईयर 30% ना मिले, लेकिन आपको लॉस में भी नहीं दिखेगा आपका पोर्टफोलियो, एटलीस्ट आपको 15 से 17% मिलेगा। तो जितने भी एचडीएफसी, ऐसा लाइक एसबीआई, इन सब के ब्लू चिप लार्ज कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो शुरू में। उसके बाद आपको समझ आ जाए तो रिसर्च के साथ, जैसा मैं खुद अपने स्टॉक्स रिसर्च करता हूं और मेरा खुद का पोर्टफोलियो 2x हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं खुद रिसर्च करता हूं, मेरा काम यही है, तो इस चीज़ों में समय देता हूं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में, जो लोग एंड में आ गए हैं, मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, सीए बीच में लाइक आईपीसीसी में ड्रॉप आउट करी है, 10 साल बच्चों को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा है। उसके बाद डिजिटली आया जहाँ डिजिटल मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें भी सिखाने लग गया, लेकिन मेरा ये फुटे यही रहा है। तो आई होप आपको कैसा लगा वो वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको लगता है कहाँ से शुरू करूँ तो एंजल वन का ओपनिंग लिंक दे दूंगा, आप शुरुआत कर सकते हो वहाँ से। और बस पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।